Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we will discuss the topic hormones in animals from your class 10th NCERT Science chapter Control and Coordination. Before this, I would request you to subscribe to our channel to stay connected with us. So let's start this video. How are such chemical or hormonal means of information transmission used in animals? अब आपसे यहाँ पर जो पूछा गया है वो है केमिकल और वो जो हार्मोनल मेथड है। इससे पहले जो है केमिकल और हार्मोनल मेथड सेम है। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा था, 4 काइंड ऑफ डिफरेंट जो है हार्मोन्स को स्टडी किया था, जो कि प्लांट में बहुत सारी जो फंक्शंस हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको हमने अभी जो है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो ये टॉपिक तो पूरा बताया हुआ है मैंने। यहाँ से ही आपको आगे पूछा गया है कि इस तरीके का जो केमिकल या फिर हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन है, ये एनिमल्स में कैसे कैरी होता है। जैसे आपने पढ़ा अभी प्लांट्स में, वैसे ही एनिमल्स में कैसे ये जो मेथड है वो कैरी होता है। लेट मी टेक यू टू वन डायग्राम। हियर इट इज। यहाँ पर देखो कैसे हो रहा है। यहाँ पर एक्चुअली आपको दिखा रखा है मेल एंड फीमेल के बॉडी को, और यहाँ पर आपको ये शो करा हुआ है किस तरीके से अलग अलग ग्लैंड्स हैं, और हर एक ग्लैंड जो है अपनी एक सेक्रीशन प्रोवाइड करता है जिसे हम हार्मोन कहते हैं। केमिकल मैसेंजर्स कहा जाता है इनको। अभी हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर एक ग्लैंड, पिट्यूटरी के बारे में आपने जो है ह्यूमन ब्रेन वाले उसमें भी पढ़ा है, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा हुआ है, और जो डिफरेंट ग्लैंड्स यहाँ पर आपको बताए हुए हैं उनके बारे में भी जो है हम लोग जो है स्टडी करेंगे। पहले हम चलते हैं वहाँ पर। मैंने आपको ये एक ओवरव्यू बताया कि ये सारे डिफरेंट ग्लैंड्स को आपको स्टडी करना है। मैं आपको एक टेबल भी इसमें शो करूँगी, जो आपके लिए आपको एक टेबल बताऊंगी मैं, ठीक है। और ये हमारा लास्ट जो है टॉपिक भी रहेगा इस पूरे चैप्टर का। What do some animals, for instance, squirrels experience when they are in a scary situation? अब आपसे ये पूछा गया है कि जब कोई एनिमल, जैसे कि स्क्विरल हो गई एग्जाम्पल में, उनको वो कैसा एक्सपीरियंस करती होंगी जब वो किसी स्केरी सिचुएशन में होती हैं। देयर बॉडीज हैव टू प्रिपेयर फॉर ईदर फाइटिंग और रनिंग अवे। उनकी बॉडी को या तो फाइट करने के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है या फिर वहाँ से भागने के लिए। जब कभी कोई फियरफुल सिचुएशन हो जाती है तो उस सिचुएशन में उनकी बॉडी को इस तरह से अपने आप को जो है प्रिपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको हार्मोन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप जो ये फाइट एंड फ्लाइट वाला भी एक हार्मोन पढ़ोगे नीचे, तो वहाँ पर आप देखना से कोरिलेट करना कि ये आपको यहाँ पर क्यों ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है। वहाँ पे आप अभी एक हार्मोन पढ़ने वाले हो, तो अभी तो मैं वो नहीं बताऊंगी। अभी जब आप नीचे जाओगे तब आपको समझ में आएगा। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज दैट विल यूज अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल्ड वेज। तो यहाँ पर आपसे ये बोला गया कि दोनों ही एक्टिविटी, चाहे वो फाइटिंग हो चाहे वो रनिंग अवे हो, दोनों एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, और इन सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यूज़ होगी। Many different tissue types will be used and their activities integrated together in these actions. तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि many different tissue types will be used. अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यूज़ को यूज़ करना पड़ेगा। आपने टिश्यूज़ को स्टडी करा हुआ है 9th क्लास में। आपने देखा है कि हर एक वर्क जो है एक डिफरेंट पर्टिकुलर काइंड ऑफ टिश्यू जो है हमारी बॉडी में करता है। हर टिश्यू का डिफरेंट वर्क होता है। आपने बहुत सारे टिश्यूज़ को स्टडी करा हुआ है। तो इसी तरह से आपको यहाँ बताया हुआ है कि डिफरेंट टिश्यू विल वर्क, है ना। यहाँ पर अलग अलग टिश्यूज़ जो है वो वर्क करेंगे एंड देयर एक्टिविटीज़ इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दीज एक्शंस। और उनकी सारी एक्टिविटीज़ जो है, ये सब एक्शन जो होगा रनिंग का या फाइटिंग का, तो इन एक्शंस में उनकी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। हाउएवर द टू ऑल्टरनेट एक्टिविटीज़, फाइटिंग और रनिंग, आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। अब आपको ये बोला कि ये दोनों ऑल्टरनेट एक्टिविटीज़ जो आपको बताइए, फाइटिंग और रनिंग, ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। सो हेयर इज़ अ सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रिपरेशंस कैन बी यूजफुली मेड इन द बॉडी। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए आपकी जो उनकी बॉडी है स्क्विरल की, कुछ कॉमन प्रिपरेशंस करेगी। दीज प्रिपरेशन शुड आइडली मेक इट ईजियर टू डू ईदर एक्टिविटी इन द नियर फ्यूचर। अब आपको ये बोला कि ये प्रिपरेशंस कुछ ऐसी होनी चाहिए, आइडल ऐसा कुछ होना चाहिए उसमें कि इनमें से कोई भी एक्टिविटी वो नियर फ्यूचर में जो है उसे जब भी प्रिपेयर करके करना हो तो कर सकते हैं। तो हाउ वुड दिस बी अचीव, तो ये सब कुछ कैसे अचीव होगा। यहाँ पर आपको जो है
बेसिकली एक हार्मोन से इंट्रोड्यूस कराया गया है इस पूरे जो आपने इतना बड़ा पढ़ा, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जो है ना आपको बताया गया है एड्रेनालाइन हार्मोन के बारे में। इसके बारे में अभी आप जो है फर्दर स्टडी करोगे कि आखिर एड्रेनालाइन हार्मोन क्या होता है। बेसिकली आपकी जो किडनीज़ हैं वहाँ से ये रिलीज़ होता है, इसको अभी हम जो है आगे स्टडी करेंगे। यहाँ पर जो है आपको ये इसीलिए स्टार्टिंग में ही आपको जो है ये प्रोवाइड कर दिया गया था। If the body design in the squirrel relied only on electrical impulses via nerve cells, the range of tissues instructed to prepare for the coming activity would be limited. ये चीज़ हमने लिमिटेशंस में पढ़ा था, जब हमने देखा था कि नर्व सेल्स में न्यूरॉन्स का जब हम लिमिटेशंस को स्टडी कर रहे थे, हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है, वो टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है। तो बॉडी डिज़ाइन इन द स्क्विरल रिलाइड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। अगर स्क्विरल की जो बॉडी है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पर ही डिपेंड करती, जो कि नर्व सेल्स के थ्रू वर्क होता है, जो कि हमें पता है वाया नर्व सेल्स, द रेंज ऑफ टिश्यूज इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। तो इन सिचुएशन में टिश्यूज़ की जो रेंज है, हमने ऊपर क्या पढ़ा कि बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज़ को वर्क करना पड़ेगा तभी ये वर्क जो है पॉसिबल है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे टिश्यूज़ जो इंस्ट्रक्ट होंगे किसी भी कमिंग एक्टिविटी के लिए वो लिमिट हो जाएंगे अगर ये चीज़ किससे होगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू होगी। On the other hand, if a chemical signal were to be sent as well, अगर एक chemical signal को send किया जाएगा, it would reach all cells of the body and provide the wide ranging changes needed। तो ये हर एक cells of the body तक जा सकती है। ये हमने limitations में study किया था कि chemical जो constituents हैं वो हर एक जगह तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जो आपका nerve cell है वो हर जगह तक नहीं पहुंच सकता आपकी body में। And provide the wide ranging changes नीडेड। और जितने भी वाइड चेंजेस जो हैं, बहुत ज़्यादा रेंजिंग चेंजेस जो हैं, डिफरेंट चेंजेस जो हैं, वेरी डिफरेंट चेंजेस जो हैं वो भी हो सकते हैं। दिस इज़ डन इन मैनी एनिमल्स। ये बहुत सारे एनिमल्स में होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यूजिंग अ हार्मोन कॉल्ड एड्रेनालाइन। मैंने आपको कहा था ये हार्मोन का आपको यहाँ पे स्टडी करना है, एड्रेनालाइन हार्मोन, ठीक है। इसके थ्रू ही आपके इनको हम कहते हैं फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन होते हैं बेसिकली। तो इनके थ्रू आपका ये ऐसे वर्क्स जो है होते हैं। दैट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड्स, जो कि आपकी टॉप ऑफ द किडनीज में है। अभी हम इसको फिगर में देखेंगे टू लोकेट दीज ग्लैंड्स, इनको अभी हम फिगर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपका जो ग्लैंड है वो है आपका एड्रेनालाइन। तो इसको स्टडी करने से पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देती हूँ। देखो किडनीज, यहाँ पर आप देख रहे हो एड्रीनल ग्लैंड्स लिखा हुआ है, जहाँ पर इन ग्लैंड से सेक्रीट होते हैं। ये आपकी किडनीज हैं और इनके ऊपर आप देख सकते हो इस तरीके से। is secreted directly into the blood and carried to different parts of the body। तो ये डायरेक्टली आपके ब्लड में आकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक जाता है ये हार्मोन। द टारगेट ऑर्गन्स और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी हार्मोन हैं इनमें डिफरेंस बेसिकली यही है हार्मोन्स का, कि ये किसी और लोकेशन पे सेक्रीट होंगे और एक्ट किसी और लोकेशन पे करते हैं। तो जहाँ ये एक्ट करते हैं वो जगह टारगेट ऑर्गन्स कहलाती है हार्मोन्स की। वो स्पेसिफिक टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली ऑन विच इट कैन, जिस पे भी वो एक्ट कर रहे हैं ना, ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट। जैसे कि आपको यहाँ बताया गया कि उसमें आपका हार्ट आता है जहाँ ये एक्ट करता है। तो बेसिकली आपको ये हार्मोन जो है इमरजेंसी उसमें वर्क करने के लिए, जब सडन आपको कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करना है तो उस सिचुएशन में ये हार्मोन वर्क करता है। एज अ रिजल्ट द हार्ट, अब क्या क्या इसके इफेक्ट है ये आपको याद रखना है। द हार्ट बीट्स फास्टर, हार्ट बीट आपकी फास्ट होगी, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स। आपने ये हार्ट का डायग्राम स्टडी किया हुआ है, हार्ट का फंक्शन पूरा स्टडी किया हुआ है, तो आपको पता है कि अगर हार्ट बीट फास्ट होगी तो बेसिकली ज़्यादा ऑक्सीजन जो है बॉडी आपका, जो आपका हार्ट है वो पंप कर पाएगा बॉडी के लिए और आपके मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाएगी, क्योंकि कौन सा हार्मोन है, फाइट और फ्लाइट। द ब्लड to the digestive system and skin is reduced due to contraction of muscles around small arteries in these organs। तो ये आपको बताया गया है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ब्लड जा रहा है, स्किन में जो ब्लड जा रहा है, ये कम हो जाता है क्योंकि आपकी मसल्स इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जहाँ पर भी आपकी स्मॉल आर्टरीज प्रेजेंट है उनके चारों ओर जो मसल्स हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल्स। तो यहाँ पे आपको मसल्स पता है, डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स आपने जो है 9th क्लास में स्टडी किया हुआ है, ठीक है। मसल टिश्यूज़ को भी स्टडी किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे स्केलेटल मसल्स इसलिए क्योंकि स्केलेटल मसल्स ही तो फंक्शनिंग करेंगी, वॉलंटरी हैं, स्केलेटल हैं तो वही फंक्शन करेगी, तो वहाँ पर ब्लड आपका जो है डाइवर्ट हो जाता है। द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज, जहाँ पर हार्ट बीट इंक्रीज हुई वहीं पर ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द डायफ्राग्राम एंड द रिब मसल्स। अब यहाँ पर इनकी डायफ्राग्राम की और रिब मसल्स जो हैं इनकी भी कॉन्ट्रैक्शन होती है।
All these responses together enable the animal body to be ready to deal with the situation. तो इन सब चीज़ों से आपकी बॉडी, जो एनिमल बॉडी है, स्क्विरल की बॉडी है या ह्यूमन बींग्स हैं, वो उन सिचुएशन से डील कर पाते हैं. Such animal hormones are a part of the endocrine system which constitute a second way of control and coordination in our body. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, आपको याद रखना है कि ये भी आपकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को प्रोवाइड करता है. ठीक है, ये एंडोक्राइन सिस्टम है आपका. एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि यहाँ पर जो है इंटरनली जो है यहाँ पर आपका चीज़ें सेक्रीट होती हैं. इंटरनली सेक्रीशंस होते हैं आपके एंडोक्राइन सिस्टम में. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उसमें, इसको हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक डक्ट्स की जो है रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होती. डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में ये जो है सेक्रीट हो जाते हैं. आपने अभी जो पढ़ा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आपको ये पता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं आपकी बॉडी में, है ना. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब जहाँ पे डक्ट्स प्रेजेंट हैं आपकी बॉडी में. सेक्रीशंस जो है बॉडी सरफेस पर या कैविटीज़ जो होती हैं वहाँ पर बेसिकली होती है. जैसे कि आपका सेबाशियस ग्लैंड हो गया, स्किन में जो आपका प्रेजेंट हो गया. वैसे आप देखो तो आपका सैलिवरी ग्लैंड भी इसी में आता है, जो आपकी ब्यूकल कैविटी यानी कि जो माउथ की कैविटी है वहाँ पे प्रेजेंट है. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके स्टमक वॉल में, ये सब आपके एक्सोक्राइन में आता है. मीन्स बेसिकली जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो आपके एक्सोक्राइन में आते हैं. जो आपके डाइजेशन में फंक्शन कर रहे हैं डिफरेंट ग्लैंड्स, उनसे जो सेक्रीशंस निकल रही है वो एक्सोक्राइन में आपके आते हैं. और एंडोक्राइन में आपका हार्मोन्स आ जाते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं. रिमेंबर दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ. आपको ये पता होगा कि प्लांट्स में जो हार्मोन्स हमने स्टडी किए वो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ही तो कंट्रोल करते हैं. व्हाट फंक्शंस डू एनिमल हार्मोन्स परफॉर्म. अब एनिमल के हार्मोन्स कौन से फंक्शन परफॉर्म करेंगे? On the face of it, we cannot imagine their role in directional growth. We have never seen an animal growing more in one direction or the other, depending on light or gravity. तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि इस तरह से अगर हम सोचें प्लांट के पर्सपेक्टिव में, अगर हम इसको देखें तो हम ऐसा तो इमेजिन नहीं कर सकते कि वो डायरेक्शनल ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमने आज तक किसी भी एनिमल को एक डायरेक्शन में या दूसरी डायरेक्शन में ग्रो करते हुए नहीं देखा है, डिपेंडिंग ऑन लाइट और ग्रेविटी. कोई भी एनिमल लाइट से या ग्रेविटी को स्टिमुलस मानकर ग्रो नहीं करता. बट इफ़ वी थिंक अबाउट इट अ बिट मोर, इट विल बिकम एविडेंट दैट इवन इन एनिमल बॉडीज ग्रोथ हैपन्स इन केयरफुली कंट्रोल्ड प्लेसेस. आपको ये पता होगा कि भले ही एनिमल की बॉडीज़ एक डायरेक्शन में ग्रो ना करें, लेकिन ग्रोथ एनिमल बॉडीज़ में या ह्यूमन बींग्स में ही कंट्रोल मैनर में होती है. आपकी बॉडी एक कंट्रोल्ड मैनर में, एक सिस्टमिक मैनर में ग्रो करती है. ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल हैप्पैज़ार्डली जो है ग्रो कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. प्लांट्स विल ग्रो लीव्स इन मेनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी फॉर एग्जाम्पल, बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन आर फेसेस. यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर एक प्लांट की बात करें तो वो बहुत सारी जगहों पर उसकी जो है लीव्स ग्रो हो सकती है, लीव्स को ग्रो कर सकता है प्लांट. लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हम फिंगर्स को अपने फेसेस पे ग्रो नहीं कर सकते. The design of the body is carefully maintained even during the growth of children. अगर चिल्ड्रन का ही ग्रोथ है तो उसमें भी आपका बॉडी डिज़ाइन जो है केयरफुली मेंटेन रहता है, उस अकॉर्डिंगली ही ग्रोथ होती है. यहाँ पर आपके जो है डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, इनको भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस पे आ जाते हैं. अभी मैं आपको एंड तक देखनी है वीडियो. एंड में मैं आपको एक जो है चार्ट प्रिपेयर करने का मेथड बता दूंगी कि आप इसमें कैसे चार्ट प्रिपेयर करो. जितने भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं उनको कैसे डिस्कस करना है, ग्लैंड्स उनके याद रखने हैं, और उसके साथ ही साथ में जो है उनके डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है और उनके एक्सेस से क्या हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी. लेट अस एग्जामिन सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ. अब आपको ग्रोथ वाला एक हार्मोन बताया जाएगा. वी हैव ऑल सीन सॉल्ट पैकेट्स विच से आयोडाइज्ड सॉल्ट और इनरिच्ड विथ आयोडीन. आपने ऐसे सॉल्ट पैकेट देखे होंगे जहाँ पर लिखा रहता है आयोडाइज्ड सॉल्ट और इनरिच्ड विथ आयोडीन. तो बेसिकली आपसे पूछा गया है व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट, कि हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट को क्यों यूज़ करना होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है उसको यूज़ करना अपनी डाइट में. तो ये लाइन आप याद रखेंगे. आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द थायरॉइड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन. ये आपका एक दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, और इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आयोडीन सिंथेसाइज करता है. तो आपको ये याद रखना है कि थायरॉइड ग्लैंड में जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है वो कहाँ से, आयोडीन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको याद रखना है. अभी आयोडीन ही नहीं, एक दो और आएंगे ऐसे वर्ड्स, उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी आयोडीन को अच्छे से समझ लो. ठीक है, कि आयोडीन किस हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. थायरॉक्सिन रेगुलेट्स, अब यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म जो है ये रेगुलेट होता है आपके इस हार्मोन से, जो कि कौन सा ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड. इसको आप देख लो कहाँ पर इसका लोकेशन है. इसका लोकेशन बेसिकली आपके
नेक एरिया में होता है। So as to provide the best balance for growth, iodine is essential for the synthesis of thyroxine। आपको मैंने यही बताया कि थायरोक्सिन की जो सिंथेसिस होती है उसमें आयोडीन का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंट इन आवर डाइट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम गोइटर। आपने इस डिजीज़ का नाम तो सुना होगा। गोइटर एक डिजीज़ होती है जिसमें आपका नेक जो है स्वेल हो जाता है, स्वॉलन नेक उसका एक सिम्टम है, वन ऑफ द सिम्टम। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपको ये हो सकता है। वन ऑफ द सिम्टम्स इन द डिजीज़ इज़ अ स्वॉलन नेक। और यहाँ से क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो आपको याद रखना है, कैन यू कोरिलेट दिस विद द पोजीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन फिगर 7.7। बहुत सिंपल है, आपने देखा कि नेक में ही वो प्लेस्ड है, तो यहाँ पर आप समझ ही रहे हो कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक में ही होगी, तो स्वॉलन नेक होगी आपकी। समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर ईदर वेरी शॉर्ट लाइक ड्वार्फ्स और एक्सट्रीमली टॉल लाइक जाइंट्स। हैव यू एवर वॉन्डर्ड हाउ दिस हैपन्स। तो यहाँ पर भी आपका एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन, वो यहाँ पर वर्क करता है जिससे ड्वार्फिज्म और जाइजेंटिज्म नाम की टू जो है एलिमेंट्स हो जाते हैं। ड्वार्फिज्म यानी कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाना, वेरी शॉर्ट हाइट हो जाना, और जाइजेंटिज्म यानी कि एक्सट्रीमली टॉल हाइट हो जाना, ये इस हार्मोन की एक्सेस और डेफिशिएंसी के कारण होता है। ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जब हमने ब्रेन को डिस्कस किया था। पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। एज इट्स नेम इंडिकेट्स, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। If there is deficiency of this hormone in childhood, it leads to dwarfism, और अगर एक्सेस हो जाता है तो gigantism. You must have noticed many dramatic changes in your appearance as well as that of your friends as you approach 10-12 years of age. अब आपको यहाँ बताया गया है कि जब आप 10-12 ईयर्स एज में आते हो तो आपकी बॉडी में बहुत सारे ड्रामेटिक जो है चेंजेस आपके अपेयरेंस वगैरह में होते हैं, आपके फ्रेंड्स के भी अपेयरेंस में चेंजेस आते हैं। दीज चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज है, ठीक है, ये एक आपके लाइफ का एक पार्ट है। जब आप चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच में आते हो, दैट इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी, आर बिकॉज ऑफ द सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन मेल्स, प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल्स। आपको ये दोनों हार्मोन्स के नाम याद रखने हैं। अभी हम इसको और आगे डिस्कस करेंगे जब मैं आपको फिगर बताऊंगी, ठीक है। डू यू नो एनीवन इन योर फैमिली और फ्रेंड्स हु हैज़ बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। आपको ये पता है कि आपको क्या आप ये जानते हो कि आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो जिसको एडवाइस किया हो डॉक्टर ने टू टेक लेस शुगर, कि वो लेस शुगर ले अपनी डाइट में क्योंकि वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है। एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन भी आपका जो है एक हार्मोन है। दिस इज़ अ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है डुअल ग्लैंड कहलाता है क्योंकि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों जो है इससे सिक्रीशंस होती हैं। एक तो यहाँ पर आपका इंसुलिन सेक्रीट होता है और उसके साथ ही साथ में जो है पेनक्रियाटिक जूस भी सेक्रेट होता है डाइजेशन के टाइम पर, एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। तो इंसुलिन बेसिकली आपका जो है ब्लड शुगर के लेवल्स को रेगुलेट करता है। अभी इस पर बिल्कुल भी वो मत करो, मुझे पता है कि ये टॉपिक इस तरह से लिखा हुआ है कि कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, लेकिन मैं अभी आपको लास्ट में जो चार्ट बताने वाली हूँ उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इफ़ इट इज़ नॉट सेक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट्स द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस कॉजिंग मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। तो बेसिकली अगर आपको इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रॉपरली सेक्रेट नहीं होगा तो शुगर लेवल आपका जो है राइज हो जाएगा और आपके साथ बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स जो है उससे हो सकते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म्स को हम स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक चार्ट जो है प्रोवाइड कराना है, तो आप अपना जो है कॉपी पेन ले लो और इसको थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे। तो इसमें बेसिकली हम जो है ना 6-7 हार्मोन्स को डिस्कस कर लेते हैं जो ग्लैंड्स हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें ग्लैंड लिख लेना है, फिर आप उसमें याद रख लो कि हार्मोन कौन से रिलीज होते हैं। जैसे हमने अभी स्टडी किया उन्हीं में से हम इसको एक बार समराइज कर लेंगे। ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन, जितना आपको बुक में दिया उतना मैं बताऊंगी। ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ग्लैंड में सबसे पहले जो एक ग्लैंड मुझे क्लियर करना है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेसिकली इसका फंक्शन होता है पिट्यूटरी को कंट्रोल करना, स्टिमुलेट करना, क्योंकि पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है और बहुत सारे जो है हार्मोन्स इससे जो है रिलीज होते हैं। बेसिकली अगर आपको इतना नहीं आपकी बुक में दिया है, लेकिन बहुत हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी से, तो उसको हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने जैसे बताया बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका FSH हो गया, LH हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटॉक्सिन, ये सारे डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो बेसिकली आपके पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो ये आपको इतने सारे तो लर्न नहीं रखने, आपको पिट्यूटरी से बेसिकली
जो हार्मोन आपको दिया हुआ था वो है ग्रोथ हार्मोन, तो आपको वही याद रखना है। उसकी ओवर प्रोडक्शन में आपको जाइजेंटिज्म और उसकी अंडर प्रोडक्शन मैंने आपको बताया ड्वार्फिज्म हो सकता है। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो मैंने अभी कहा और जो मैंने थायराइड ग्लैंड का हार्मोन थायरॉक्सिन का, उन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, उन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये भी एक हार्मोन है पिट्यूटरी का जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपकी थायराइड को स्टिमुलेट करता है और ये यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि आपकी बुक में प्रोवाइडेड नहीं है एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर आपको पिट्यूटरी में जो याद रखना है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन में हमने क्या डिस्कस किया, ओवर प्रोडक्शन जाइजेंटिज्म हो जाएगा, अंडर प्रोडक्शन ड्वार्फिज्म। उसके बाद हम थर्ड लिखते हैं थायराइड ग्लैंड, जिसमें हमने पढ़ा थायरोक्सिन। और भी होते हैं जैसे कि कैल्सीटोनिन हो गया, पैराथायराइड हो गया, लेकिन आपको सिर्फ थायराइड याद रखना है, थायराइड ग्लैंड। और यहाँ से आपने स्टडी किया है थायरोक्सिन, जिसके लिए हमने आयोडीन को देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ में अंडर प्रोडक्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है आपकी एनसीईआरटी में। मैं आपको एनसीईआरटी से ही टैबुलेट कर रही हूँ इसलिए, तो आपकी एनसीईआरटी में जो है इसका अंडर प्रोडक्शन प्रोवाइडेड है। अंडर प्रोडक्शन की सिचुएशन में आपको गोइटर होगा जो इसमें बताया, और साथ ही में एक और याद रख लो, क्रिटिनिज्म नाम की जो है एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, वो भी इससे हो जाता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड से। फिर थाइमस ग्लैंड अभी इसमें आपको प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन जब आप इस फिगर को देखो तो यहाँ पर आपको थाइमस दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर एक्चुअली आपको टीचर से कंसल्ट करके जो है आई थिंक एक्टिविटी में प्रोवाइडेड है, यस यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है कि आपको इसे कंसल्ट करना है। तो मैं आपको कुछ कुछ बता देती हूँ थाइमस के बारे में। जैसे मैंने अभी बताया, थाइमस देखो कहाँ पर है, थाइमस ग्लैंड जो है बेसिकली थाइमस हार्मोन रिलीज करता है, और उसके साथ ही साथ में ये बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। और उसके साथ ही साथ एड्रीनल ग्लैंड जो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एड्रीनालाइन उसका जो है हार्मोन है। और इससे क्या इसके वो होते हैं कि सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपका हार्ट बीट में इंक्रीज हो जाना, ब्लड प्रेशर, ये सब इसके वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये हार्मोन वर्क करता है, कि आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, ताकि ऑक्सीजन आपके स्केलेटल मसल्स तक पहुंच सके। फिर आपका पेनक्रियाज आता है, पेनक्रियाज में ओवर प्रोडक्शन आपको दे रखा था बुक में बेसिकली। लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ देख लो कि पेनक्रियाज ग्लैंड जो है, यहाँ से हार्मोन्स कौन से रिलीज हुए थे, इंसुलिन आपने स्टडी किया था, डायबिटीज़, इंसुलिन, और एक और होता है जो कि ग्लूकागॉन होता है। इन दोनों का इन्वर्स वर्क होता है, ठीक है, एक इंसुलिन का जो वर्क है उसके इन्वर्स आपका जो है ग्लूकागॉन का वर्क होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ इंसुलिन दे रखा है, तो आप इंसुलिन समझो, ठीक है, कि इंसुलिन आपने क्या देखा था कि जो भी स्वीट चीज़ें आप खाते हो उसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बेसिकली। तो इंसुलिन इसीलिए आपको रिक्वायर्ड होता है, और इसकी प्रॉब्लम आपने क्या पढ़ी थी, डायबिटीज़ मिलिटस, डायबिटीज़ मिलिटस इसको बोलते हैं, और नॉर्मल आप चाहो तो उसे डायबिटीज़ बोलो, ठीक है। और एक और चीज़ बता देती हूँ, पेनक्रियाज जो है वो डुअल ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं, और उसके साथ ही साथ में जो हॉर्मोन्स हैं वो भी सेक्रीट होते हैं, ये पता है ना आपको। अगर आपको ग्लूकागॉन और इंसुलिन में समझना है तो देखो, इंसुलिन में बेसिकली क्या होता है कि इंसुलिन डिक्रीज करता है आपके ब्लड के ग्लूकोज लेवल को, ग्लूकोज यानी कि जो भी स्वीट आप खाते हो उससे, ठीक है। तो ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना इंसुलिन का काम हो जाता है, और ग्लूकागॉन जो है उसका काम होता है बेसिकली इंक्रीज करना ब्लड के लेवल को। तो दोनों वर्क करते हैं ताकि मेनटेन रहे ये लेवल जो है। डायबिटीज मिलिटस हमने क्या पढ़ा, अंडर प्रोडक्शन में। उसके बाद हमने आपको टेस्टोस्टेरॉन और ओजेस्ट्रॉन के बारे में आपने जो है ऊपर पढ़ा था, याद है। यहाँ पर एक बार फिर से चलते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था टेस्टोस्टेरॉन इन मेल्स एंड ऑस्ट्रोजन इन फीमेल्स। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, इनको गोनैड्स बोलते हैं बेसिकली। टेस्टिस एंड ओवरीज यहाँ पर आप फिगर में लोकेट कर लो। टेस्टिस एंड ओवरीज होते हैं जहाँ से टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, बहुत सारे होते हैं रिलीज, लेकिन आपको दो दिए हुए, टेस्टोस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये आपको याद रखना है। ये दो रिलैक्स बेसिकली ये आपकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी डिज़ाइन में चेंजेस आना, और डिफरेंट काइंड ऑफ जो है आपकी मेच्योरिटी लाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोनों। अब इस फिगर को हम समझ लेते हैं। हाइपोथैलेमस हमने स्टडी कर लिया, जो सेम है वो देख लो। पैराथायरॉइड ग्लैंड हमने स्टडी किया, थायरॉइड ग्लैंड स्टडी कर लिया हमने, पिट्यूटरी जो हमने देखा कि मास्टर ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड हो गया, ठीक है। उसके साथ ही पीनियल ग्लैंड में जो है ना सेरोटोनिन डेरिवेटिव मेलाटोनिन होता है, वो आपको यहाँ पर नहीं है तो उसको उतना कंफ्यूज नहीं होना है। पीनियल ग्लैंड भी सेक्रेट करता है, ठीक है, वो आपका वेक स्लीप पैटर्न्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थाइमस हो गया, और उसके साथ ही साथ पेनक्रियाज स्टडी कर लिया, टेस्टिस, एड्रीनल ग्लैंड। यहाँ पर आपको टेस्टिस की जगह पे ओवरीज है, फीमेल में ओवरी होता है जो ही दोनों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट हॉर्मोन्स शुड बी सेक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी, प्रिसाइज यानी कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट क्वांटिटीज़ में जो है हार्मोन्स को सेक्रीट होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नीड अ मैकेनिज्म थ्रू विच दैट इज़ डन। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हार्मोन्स को प्रिसाइज क्वांटिटीज़ में सेक्रीट करना है, आपने देखा कि ओवर प्रोडक्शन से भी कुछ हो सकता है, अंडर प्रोडक्शन से भी कुछ हो सकता है, तो एक ऐसा मैकेनिज्म की तो ज़रूरत है जो ये चीज़ को कंट्रोल करें कि हार्मोन्स जो है वो प्रॉपर अमाउंट में सेक्रीट हो रहे हैं। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसके फीडबैक मैकेनिज्म्स होते हैं बेसिकली, फीडबैक जो कंट्रोल होते हैं हार्मोन्स के थ्रू, कुछ फीडबैक आपके मेटाबोलाइट्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं, कुछ फीडबैक जो है आपके नर्व्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द शुगर लेवल इन द ब्लड राइज, अगर आपके ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज होता है, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज, जो आपके पेनक्रियाज हैं उनके सेल्स के थ्रू, क्योंकि इंसुलिन का है पेनक्रियाज में, तो पेनक्रियाज के सेल्स के थ्रू जो है वो डिटेक्ट होते हैं, विच रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। और रिस्पॉन्स क्या आएगा कि वहाँ पर और इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपके ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो गया, तो उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैकेनिज्म वर्क करता है। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल, जैसे ही आपका ब्लड का शुगर लेवल गिरता है, इंसुलिन सेक्रेशन इज रिड्यूस्ड, इंसुलिन का फिर सेक्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है या ऑप्टिमम हो जाता है उस अकॉर्डिंगली, जिस अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता है। सारी वीडियोस अवेलेबल है, पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो हमारे चैनल पे कवर हो चुका है ये वाला। इससे पहले वाला चैप्टर भी जो था बहुत लेंदी था और उसके साथ ही साथ में बहुत उसका कन्फ्यूजन का भी बहुत ज़्यादा हुआ है, तो वो भी कवर कर दिया है पूरा का पूरा, सब सारा कुछ हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन आपको क्या करना है, उन सारी वीडियोस को देख लेना है जो भी अवेलेबल हैं, जो चैप्टर्स जहाँ जो टॉपिक, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज बना रखे हैं वीडियोस, ऐसे नहीं बना रखा कि पूरा चैप्टर वन शॉट में, वो इसलिए करा है कि स्पेसिफिकली आपको जो टॉपिक समझना है वो भी समझ सकते हो आप। पूरी वीडियोस देखनी है तो आप उसको जो है प्लेलिस्ट में जा करके पूरी की पूरी वीडियोज़ को भी जो है स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।